लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 17वें भाग के 16वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। तीनों आदमी कमरे के बाहर निकलकर सहन में आए। उस समय कुमार को मालूम हुआ कि ये कमरा बाग के पूरब तरफ वाली इमारत के सबसे निचले हिस्से में बना हुआ है और इस कमरे के ऊपर और भी 2 मंजिल की इमारत है, मगर वे दोनों मंजिलें बहुत छोटी थीं और उनके साथ ही दोनों तरफ इमारतों का सिलसिला बराबर चला गया था। दिन चढ़ाया था और नित्य कर्म न किए जाने के कारण कुमारों की तबीयत कुछ भारी हो रही थी। जिस तरह इस तिलिस्म में पहले दूसरे बाग के अंदर नहर की बदौलत पानी की कमी न थी, उसी तरह इस बाग में भी नहर का पानी छोटी नालियों के जरिए चारों ओर घूमता हुआ आता था और 10-5 मेवों के पेड़ भी थे, जिनमें बहुतायत के साथ मेवे लगे हुए थे। दोनों कुमार और भैरव सिंह टहलते हुए बाग के बीचों बीच से उसी कदम्ब के पेड़ तले आए जिसके नीचे पहले पहले भैरव सिंह के दर्शन हुए थे। बातचीत करने के बाद तीनों ने जरूरी कामों से छुट्टी पा हाथ मुंह धोकर स्नान किया और संध्योपासन से छुट्टी पाकर वे बाग के मेवों और नहर के जल से संतोष करने के बाद बैठकर यों बातचीत करने लगे। इंद्रजीत सिंह: मैं उम्मीद करता हूं कि कमलनी, किशोरी और कामनी वगैरह से इसी बाग में मुलाकात होगी। आनंद सिंह: निस्संदेह ऐसा ही है। इस बाग में अच्छी तरह घूमना और यहाँ की हर एक बात का पूरा पूरा पता लगाना हम लोगों के लिए जरूरी है। भैरव सिंह: मेरा दिल भी यही गवाही देता है कि वे सब जरूर इसी बाग में होंगे, मगर कहीं ऐसा न हुआ हो कि मेरी तरह से उन लोगों का दिमाग भी किसी कारण विशेष से बिगड़ गया हो। इंद्रजीत सिंह: कोई ताज्जुब नहीं अगर ऐसा ही हुआ हो, मगर तुम्हारी जुबानी में सुन चुका हूं कि राजा गोपाल सिंह ने कमलनी को बहुत कुछ समझा बुझाकर एक तिलिस्मी किताब भी दी है। भैरव सिंह: हाँ, बेशक मैं कह चुका हूं और ठीक कह रहा हूं। इंद्रजीत सिंह: तो ये भी उम्मीद कर सकता हूं कि कमलनी को इस तिलिस्म का कुछ हाल मालूम हो गया हो और वो किसी के फंदे में न फंसे। भैरव सिंह: इस तिलिस्म में और है ही कौन जो उन लोगों के साथ दगा करेगा। आनंद सिंह: बहुत ठीक। शायद आप अपनी नौजवान स्त्री और उसके हिमायती लड़कों को बिल्कुल ही भूल गए, या हम लोगों की जुबानी सवाल सुनकर भी आपको उसका कुछ ख्याल न रहा। भैरव सिंह मुस्कुराकर: आपका कहना ठीक है, मगर उन सभी को। इतना कहकर भैरव सिंह चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। दोनों कुमार भी किसी बात पर गौर करने लगे और कुछ देर बाद भैरव सिंह ने इंद्रजीत सिंह से कहा, आपको तो ये याद होगा कि लड़कपन में एक दफा मैंने पागलपन की नकल की थी। इंद्रजीत सिंह: हाँ, याद है। तो क्या आज भी तुम जानबूझकर पागल बने हुए थे। भैरव सिंह: नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि इस समय भी उसी तरह का पागल बन के शायद कोई काम निकाल सकूं। आनंद सिंह: हाँ, ठीक तो है। आप पागल बन के अपनी नौजवान स्त्री को बुलाइए, जिस ढंग से मैं बताता हूं। कुमार के बताए हुए ढंग से भैरव सिंह ने पागल बन के अपनी नौजवान स्त्री को कई दफा बुलाया, मगर उसका नतीजा कुछ न निकला। ना तो कोई उसके पास आया और न किसी ने उसकी बात का जवाब ही दिया। आखिर इंद्रजीत सिंह ने कहा, बस करो, उसे मालूम हो गया कि तुम्हारा पागलपन जाता रहा। अब हम लोगों को फंसाने के लिए वो जरूर कोई दूसरा ही ढंग काम में लावेगी। आखिर भैरव सिंह चुप हो रहे और थोड़ी देर बाद तीनों आदमी इधर उधर का तमाशा देखने के लिए यहां से रवाना हुए। इस समय दिन बहुत कम बाकी था। तीनों आदमी बाग के पश्चिम की तरफ गए, जिधर संगमरमर की एक बारहदरी थी। उसके दोनों तरफ 2 इमारतें और थीं, जिनके दरवाजे बंद रहने के कारण ये नहीं जाना जाता था कि उसके अंदर क्या है, मगर बारहदरी खुले ढंग की बनी हुई थी, अर्थात उसके पीछे की तरफ दीवान खाना और आगे की तरफ केवल 13 खंभे लगे हुए थे, जिनमें दरवाजा चढ़ाने की जगह न थी। इस बारहदरी के मध्य में एक सुंदर चबूतरा बना हुआ था, जिस पर कम से कम 15 आदमी बखूबी बैठ सकते थे। उस चबूतरे के ऊपर बीचों बीच में लोहे का चौखूटा तख्ता था, जिसमें उठाने के लिए कड़ी लगी हुई थी, और चबूतरे के सामने की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा था, जो इस समय खुला हुआ था और उसके अंदर 2-4 हाथ के बाद अंधकार सा जान पड़ता था। भैरव सिंह ने कुंवर इंद्रजीत सिंह से कहा, यदि आज्ञा हो तो इस छोटे से दरवाजे के अंदर जाकर देखूं कि इसमें क्या है। इंद्रजीत सिंह: ये तिलिस्म का मुकाम है, खिलवाड़ नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अंदर जाओ और दरवाजा बंद हो जाए, फिर तुम्हारी क्या हालत होगी सो तुम ही सोच लो। आनंद सिंह: पहले ये तो देखो कि दरवाजा लकड़ी का है या लोहे का। इंद्रजीत सिंह:
भला तिलिस्म बनाने वाले इमारत के काम में लकड़ी क्यों लगाने लगे, जिसके थोड़े ही दिन में बिगड़ जाने का ख्याल होता है? मगर शक मिटाने के लिए यदि चाहो तो देख लो। भैरव सिंह, उस दरवाजे को अच्छी तरह जांच कर। बेशक ये लोहे का बना हुआ है, इसके अंदर कोई भारी चीज डालकर देखना चाहिए कि बंद होता है या नहीं। यदि किसी आदमी के जाने से बंद हो जाता होगा तो मालूम हो जाएगा। आनंद सिंह, चबूतरे की तरफ इशारा करके, पहले इस तख्ते को उठाकर देखो कि इसके अंदर क्या है। बहुत अच्छा, कहकर भैरव सिंह चबूतरे के ऊपर चढ़ गया और कड़ी में हाथ डाल के उस तख्ते को उठाने लगा। तख्ता किसी कब्जे या पेंच के सहारे उसमें जड़ा हुआ न था, बल्कि चारों तरफ से अलग था। इसलिए भैरव सिंह ने उसे उठाकर चबूतरे के नीचे रख दिया। इसके बाद झांक कर देखने से मालूम हुआ कि नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। भैरव सिंह ने नीचे उतरने के लिए आज्ञा मांगी, मगर कुंवर इंद्रजीत सिंह उसे रोककर स्वयं नीचे उतर गए और भैरव सिंह तथा आनंद सिंह को ऊपर मुस्तैद रहने के लिए ताकीद कर गए। नीचे उतरने के लिए चक्करदार सीढ़ियां बनी हुई थी और हर एक सीढ़ी के दोनों तरफ गेंदे के बनावटी पेड़ बने हुए थे, जो सीढ़ी पर पैर रखने के साथ ही झुक जाते और पैर या बोझ हट जाने से पुनः ज्यों के त्यों खड़े हो जाते थे। इस तमाशे को देखते हुए इंद्रजीत सिंह कई सीढ़ियां नीचे उतर गए और जब अंधेरे में पहुंचे तो बंद दरवाजा मिला, जिसे उस समय कुमार ने खुला हुआ देखा था, जब वहां तक पहुंचने में 3-4 सीढ़ियां बाकी थी। अर्थात कुमार के देखते देखते वो दरवाजा बंद हो गया। कुमार को ताज्जुब मालूम हुआ और जब उद्योग करने पर भी दरवाजा न खुला तो कुमार ऊपर की तरफ लौटे। 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के बाद घूम कर देखा तो दरवाजे को पुनः कुछ खुला हुआ देखा, मगर जब नीचे उतरे तो फिर बंद हो गया। इंद्रजीत सिंह को विश्वास हो गया कि इस दरवाजे का खुलना और बंद होना भी इन्हीं सीढ़ियों के अधीन है। आखिर लाचार होकर कुछ सोचते विचारते चले आए। ऊपर आते समय भी सीढ़ियों के दोनों तरफ वाले पेड़ों की वही दशा हुई, अर्थात जिस सीढ़ी पर पैर रखा जाता उसके दोनों तरफ वाले पेड़ झुक जाते और जब उस पर से पैर हट जाता तो फिर ज्यों के त्यों हो जाते। ऊपर आकर इंद्रजीत सिंह ने कुलहाल आनंद सिंह और भैरव सिंह से कहा और इस बात का विचार करने की आज्ञा दी कि हम नीचे उतरकर किस तरह उस दरवाजे को खुला हुआ पा सकते हैं। थोड़ी देर बाद भैरव सिंह ने कहा, मैं पेड़ों का मतलब समझ गया। यदि आप मुझे अपने साथ ले चलें तो मैं ऐसी तरकीब बता सकता हूं कि वो दरवाजा आपको खुला मिले। इस समय संध्या हो चुकी थी, इसलिए सब लोगों की राय नीचे उतरने की न हुई। कुमार की आज्ञा अनुसार भैरव सिंह ने उस गड्ढे का मुंह ज्यों का त्यों ढांक दिया और उस बारहदरी में निश्चिंती के साथ बैठ बातचीत करने लगे, क्योंकि आज की रात इसी बारहदरी में होशियारी के साथ रहकर बिताने का निश्चय कर लिया था और भैरव सिंह के जिद करने से ये बात भी तय पाई थी कि इंद्रजीत सिंह आराम के साथ सोवे और भैरव सिंह तथा आनंद सिंह बारी बारी से जाग कर पहरा दें। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 17वें भाग के 16वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।